हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 7 जो कि 22 जुलाई को आपको मिलेगी। सोशल साइंस की वर्कशीट है और हमारा सब टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 हमने कर लिया था जिसमें हमने एंशियंट हिस्ट्री के कुछ पार्ट्स को कवर किया था। हालांकि बहुत हमारी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बना रहा है, ऐसा नहीं है कि हम पूरी एंशियंट हिस्ट्री को एक वर्कशीट में कवर कर लेंगे, दिस इज इम्पॉसिबल। सो हम सिर्फ एक अपनी अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं कि हम पढ़ते क्या हैं। ठीक है, अब हम इस वाली जो वर्कशीट है हमारी, इसमें बात करते हैं कि जो प्रेजेंट सोशल इकोनॉमिक कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया अगर हम देखें तो उसका जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा है। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द बर्थ ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड द अराइवल ऑफ द आर्यंस। अब देखिए, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, अगर ह्यूमंस आए उसके बाद से अगर हम देखें जहाँ पर हमें मेटल्स का यूज़ हमें आदमियों के द्वारा करने को मिलता है, तो वो होते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। जहाँ पर वो एक जगह रहे, जहाँ पर उन्होंने सिविलाइजेशन देखने को मिलती है हमको इंडिया में, तो वो इंडस वैली सिविलाइजेशन है। उसके बाद आर्यंस आ जाते हैं और फिर वैदिक पीरियड शुरू हो जाता है। वैदिक पीरियड में भी आप प्री वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड देखते हैं। उसके बाद 4th सेंचुरी बीसी के आसपास आप देखते हैं कि कुछ नए नए किंगडम बनने शुरू होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है मौर्य डायनेस्टी। ठीक है, मौर्य डायनेस्टी जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने एस्टैब्लिश किया था, और उसका भी अशोका द ग्रेट, जिसके बारे में आपको पता होगा अशोक के बारे में। अशोका द ग्रेट ऐसा लीडर था जिसने सबसे पहले सबसे ज़्यादा बड़े क्षेत्र पर, इंडिया के बड़े एरिया पर उसने राज किया। उसने फिर बुद्धिज़्म को आगे फैलाया इंडिया में, इंडिया से बाहर। ठीक है, बुद्धिज़्म को फैलाया। उसके बाद हम देखते हैं उसी का एक सारनाथ पे एक लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका था। ठीक है, उसको क्या किया है, उसका हमारी जो इंडियन कंट्री है उसने उसका अडॉप्शन किया है। यानी कि आप नोट पे देख लीजिए, आप किसी भारतीय मॉन्यूमेंट पे देख लीजिए, भारत के कोई मतलब एक नेशनल सिंबल के लिए हमने ये लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका जो है उसको हमने एक तरह से बोरो किया है, हमने अडेप्ट किया है अपने कल्चर के साथ, अपने इंडियन कल्चर के साथ। तो वो हमारा एक सिंबॉलिक चिन्ह है। ठीक है, उसको हम मानते हैं हमारे कॉइन्स में, हमारे बैंक नोट पे, अदर डॉक्यूमेंट पे, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट पे आपको वो देखने को मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्रिश्चियनिटी रीच केरला विथ सीरियन ट्रेडर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट सेंचुरी में हम देखते हैं कि बहुत सारे सीरियन जो है ट्रेडर्स हैं क्रिश्चियनिटी के साथ, वो इंडिया में आते हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं गुप्ता पीरियड के बारे में। ठीक है, 3rd सेंचुरी के आसपास, 2nd सेंचुरी 3rd सेंचुरी के आसपास हम देखते हैं गुप्ता पीरियड जो है 3rd सेंचुरी 4th सेंचुरी काफ़ी लंबा टाइम रहा और एक गोल्डन पीरियड होता है। ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इस एज में हम देखते हैं बहुत लिटरेचर बहुत अच्छा हम देखते हैं, बहुत सारे पोइट, जो कालिदास का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, तो बहुत सारे पोइट जो है इनके दरबार में थे। इसके अलावा गुप्ता पीरियड जो है अपने बेसिकली कल्चरल के लिए बहुत फेमस है। गोल्ड कॉइन्स बहुत बड़े स्तर पर इन्होंने चलाए, और इसके अलावा मॉन्यूमेंट्स बहुत अच्छे बनाए, टेम्पल्स बहुत अच्छे बनाए इन्होंने अपने टाइम पे। तो इस वजह से इनका जो टाइम पीरियड है वो गोल्डन टाइम पीरियड का बोला जाता है इंडियन हिस्ट्री में। उसके बाद देखते हैं हम कि केरला में अरब आते हैं, अरब ट्रेडर्स यानी मुस्लिम्स आते हैं 8th सेंचुरी में। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि 11th सेंचुरी तक आते आते इंडिया में जो मुस्लिम्स हैं वो सेट हो जाते हैं, और चौहानों को हराने के बाद फिर दिल्ली सल्तनत की जो एक एस्टैब्लिशमेंट हमें देखने को मिलती है। ठीक है, 11th-12th सेंचुरी में हमें देखने को मिलती है कि दिल्ली सल्तनत यहाँ पर रहा और 320 ईयर्स तक वो शासन करता है। उसके बाद फिर हम मुगल डायनेस्टी में देखते हैं। मुगल डायनेस्टी में भी फिर हम बाबर को, हुमायूं को, अकबर को, शाहजहां को, जहांगीर को, शाहजहां को, फिर औरंगज़ेब को देखते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद जैसे ही मतलब ये सारी चीज़ें चल रही थी, साथ ही साथ में आप अलग अलग साउथ इंडिया में अलग अलग डायनेस्टी भी देखने को आपको मिलेगी। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि राष्ट्रकूट भी हैं, प्रतिहार्स भी हैं, पाल भी हैं, ये साथ साथ चल रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आगे पीछे, ये सब साथ साथ चल रहे हैं। थोड़े थोड़े अपने अपने छोटे छोटे एरियाज पे ये सब अलग अलग किंगडम बना के ये लोग अपना शासन चला रहे हैं। पाल हो गए, सेन हो गए, चालुक्यास, सातवाहन्स, परमार्स, अहोम्स, चौलास, पांड्यास, विजयनगर, ये सब अपने अपने क्षेत्र में है। जैसे अहोम असम में है, ठीक है, चौलास साउथ इंडिया तमिलनाडु साइड,
ठीक है। सातवाहन ये हो गए महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश वाले इलाकों में, चालुक्यास हो गए गुजरात और महाराष्ट्र वाले इलाकों में, सेन और पाल हो गए बंगाल वाले इलाकों में, राष्ट्रकूट हो गए महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश वाले इलाकों में, प्रतिहार हो गए गुजरात वाले राजस्थान वाले इलाकों में, ठीक है। तो ये अलग अलग क्षेत्र में, छोटे छोटे क्षेत्र में सारे स्वतंत्र होकर रह रहे हैं। विजयनगर हो गया कर्नाटक वाले क्षेत्र में। क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें देखने को मिलती हैं इस पूरे मिडीवल टाइम पे। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ की मॉन्यूमेंट की। सबसे अच्छा मॉन्यूमेंट आप देखेंगे तो इस काल में कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, ताजमहल, ठीक है, कंदरिया महादेव, खजुराहो के टेम्पल्स चंदेल शासकों ने बनाए, थंजावुर के मंदिर, जैन टेम्पल, दिलवाड़ा के जैन टेम्पल, विजय स्तंभ, चित्तौड़गढ़ के किले, ये सारी चीज़ें आपको इस टाइम पीरियड में देखने को मिलती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि गुरु नानक देव जी ने सिखिज्म की स्थापना की, ठीक है, सिखिज्म आ जाता है। फिर सिखिज्म के साथ साथ आप देखिए उससे पहले ही भक्ति मूवमेंट आ जाता है, सूफी मूवमेंट आ जाता है, और वो जो समाज में फैले हुए जो सोशल और जो रिलीजियस बहुत ज़्यादा जो धर्म के नाम पे बहुत ज़्यादा लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है या लोगों के दिमाग से खेला जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है हटाने का काम इन लोगों ने किया। किन लोगों ने? जैसे कबीर हो गए, मीरा, चैतन्य, सूरदास, तुलसीदास, ठीक है, तो गुरु नानक देव जी, इन सब चीज़ों ने सोसाइटी को नई दिशा दिखाई। दिस वॉज द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। अब हम देखते हैं कि ये जो टाइम था ये एग्रीकल्चर के हिसाब से भी इंडिया का बहुत अच्छा टाइम था। यहाँ पर हमें हैंडीक्राफ्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है, स्कल्पचर देखने को मिलते हैं, ट्रेड देखने को मिलता है इस टाइम पे, आर्किटेक्चर बहुत अच्छा देखने को मिलता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे, ठीक है, ये जो वेस्टर्न एक्सप्लोरर थे, उन्होंने इंडिया की तरफ क्यों मूव ऑन किया, इंडिया की तरफ वो क्यों आए। हम देखेंगे यहाँ पे तो कॉटन और सिल्क, ठीक है, कॉटन एंड सिल्क क्लोथ, इसके साथ साथ स्पाइसेस, ये दो तीन चीज़ें ऐसी थी जिससे कि वेस्टर्न जो एक्सप्लोरर थे या जो यूरोपियन एक्सप्लोरर थे उन्होंने भारत की तरफ वो अट्रैक्ट हुए। यहाँ पर गरम मसाले, ठीक है ना, जो आप काली मिर्च सुनते हैं, ठीक है, बहुत बहुत फेमस थी, क्योंकि वहाँ नॉनवेज खाया जाता था, उसको उस पर गरम स्पाइसेस यानी गरम मसाले उसको पीस के अच्छे से उसको चलाने के लिए गरम मसालों का उपयोग किया जाता था, तो जो भारत में बहुत अच्छे से मिलता है। और भारत में कहाँ मिलता है? केरला में। तो वो सब केरला की तरफ अट्रैक्ट हुए। ठीक है बच्चों, ये वर्कशीट समझ में आई। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द रिचनेस ऑफ रिलीजियस हेरिटेज ऑफ इंडिया एंड राइट डाउन। इंडिया की जो धार्मिक विरासत है उसके बारे में आपको लिखना है। द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्ट ऑफ इंडियन कल्चर आर सिविलाइज्ड कम्युनिकेशन, बिलीव्स, वैल्यूज, एटिकेट्स एंड रिचुअल्स। ठीक है, यहाँ का जो कल्चर है बहुत बैलेंस्ड है, बहुत लोग इसको बिलीव करते हैं, यहाँ के मूल्य, यहाँ के एटिकेट्स, यहाँ की जो मान्यताएं हैं वो सब इतनी अच्छी हैं कि लोग उसको फॉलो करते हैं। ये यहाँ के फीचर्स हैं जो पूरा विश्व हमारे इस चीज़ की मिसाल देता है। इंडिया इज़ वेल नोन फॉर इट्स यूनिटी एंड डाइवर्सिटी अक्रॉस द वर्ल्ड। और सब जानते हैं कि इंडिया में इतने रिलीजन होने के बावजूद भी इंडिया में लोग जो हैं वो यूनिटी के साथ रहते हैं। दैट मीन्स इंडिया इज़ अ डाइवर्स नेशन वेयर मैनी रिलीजियस पीपल लिव टुगेदर पीसफुली हैविंग देयर ओन डिफरेंट कल्चर। ठीक है, वही बात बोल रही हूँ मैं कि अपने अलग अलग रिलीजियस होने के बावजूद भी इंडिया के जो लोग हैं एक दूसरे के कल्चर को इम्पॉर्टेंस देते हैं, एक दूसरे के कल्चर को फॉलो करते हैं, उसको सम्मान की निगाह से, सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट कैन बी रीजन फॉर द कमिंग ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम टू केरला फर्स्ट। केरला में ही सबसे पहले क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का जो आना था वो क्यों हुआ? ड्यू टू इट्स जोग्राफिकल कंडीशन, केरला इज द मेन सेंटर इन इंडियन ओशन। अगर हम देखें इंडियन ओशन में केरला की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी है। ठीक है, वेस्ट से आने पे केरला सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। केरला वॉज फेमस अमंग यूरोपियंस फॉर स्पाइसेस। ठीक है, स्पाइसेस एंड कॉटन, सिल्क जो भी है, तो उन सारी चीज़ों के लिए जो यूरोपियंस से बहुत अट्रैक्ट होते थे इंडिया की तरफ। दैट इज़ वाई दिस इज़ द मेन लैंड फॉर ट्रेड, यानी कि व्यापार के लिए हम देखें तो सबसे मुख्य बिंदु जो है वो कौन सा था? केरला के आसपास के क्षेत्र। बाद में धीरे धीरे करके वो भारत में जो यूरोपियंस आए वो भारत के अन्य क्षेत्रों में फैल गए, लेकिन मेन जो सेंटर था वो पहले केरला ही था। So in 1498 we can see that Vasco da Gama in Portuguese explorer was the first who reached Kerala by sea. ठीक है, जो वास्को दी गामा था
वो 1498 में सबसे पहले कहाँ पे आया था? केरला ही आया था। और केरला में भी कहाँ आया था? कालीकट में वो सबसे पहले आया था। ठीक है, उसके बाद आने के बाद उसने यहाँ पर देखा कि यहाँ बहुत अच्छे स्पाइसेस एंड कॉटन मिलता है, बहुत अच्छी किस्म का कॉटन मिलता है। फिर उसने अपनी कंट्री में जाके वहाँ पे लोगों को बताया। उसके बाद धीरे धीरे करके और ट्रेडर्स का इंडिया में आना शुरू हो गया। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, लिस्ट सम हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स ऑफ इंडिया विद देयर लोकेशन, बिल्डर्स एंड देयर स्पेशलिटी। अब आपको एक एक मॉन्यूमेंट के बारे में बताना है, कम से कम 5 मॉन्यूमेंट के बारे में बताना है कि वो किसने बनाया और क्या खासियत है उसकी। सो ताजमहल जो है वो किसने बनवाया? मुगल एम्परर शाहजहां। ठीक है, क्वीन मुमताज़ महल के लिए। और किससे बना है? वाइट मार्बल से बना है, पूरा वाइट मार्बल से बना है ताजमहल। ओके, और 7 वंडर्स में भी आता है ये। हवा महल किसने बनवाया था? वो जयपुर में है, पहली बात तो ये, और महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। ठीक है, हवा महल स्टैंड्स टेस्टिमनी टू द रिच राजपूताना आर्किटेक्चर। अगर आपको राजपूताना आर्किटेक्चर देखना है तो हवा महल जो है वो बहुत अच्छा आर्किटेक्चर है। फिर कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। उसके बाद आगे चल के और भी दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे उन्होंने उसको आगे कंटिन्यू करवाया। सांची स्तूप अशोका ने बनवाया था 3rd सेंचुरी में। और यहाँ पर आप बेसिकली क्या देखते हैं? यहाँ पर देखते हैं रिच लेगेसी ऑफ बुद्धिस्ट एथिस्ट्स, यानी कि जो बुद्ध के अवशेष हैं और उनके जो भी कल्चर है, उनकी जो सोच है, उसके लिए अशोक के सांची स्तूप को जाना जाता है। उसके बाद है खजुराहो टेम्पल्स। खजुराहो टेम्पल्स जो है वो मध्य प्रदेश में है, सांची स्तूप भी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये किस लिए फेमस है? अपनी ब्यूटीफुल टेम्पल्स के लिए। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप मूर्तियाँ देखेंगे, स्कल्पचर्स देखेंगे, बहुत सुंदर है। ठीक है, उनके लिए बहुत फेमस है ये। और ये किसने बनवाया था? चंदेल शासकों ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, वाई हैड इंडिया बीन अट्रैक्टिंग फॉरेन ट्रेडर्स सिंस एजेस। हम देखते हैं कि बहुत समय से इंडिया जो है वो ट्रेडर्स के लिए अट्रैक्ट रहा। क्यों? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, कॉटन एंड सिल्क क्लॉथ अलॉन्ग विद स्पाइसेस। ठीक है, स्पाइसेस इंडिया में बहुत फेमस थे और वो यूरोप में जाके और फेमस हो गए। तो वहाँ के जो लोग थे वो कॉटन और स्पाइसेस के फ़ैन हो गए। तो इस वजह से वो यहाँ पर ट्रेड करने के लिए आने लगे और इंडिया की तरफ उन्होंने ध्यान दिया और इंडिया में उन्होंने फिर अच्छे से ट्रेड किया। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई आपको बच्चों? अब हमारा आखिरी क्वेश्चन रह गया है, उसको हम करते हैं। अब देखिए, आपका जो आखिरी क्वेश्चन है बेसिकली